रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस फोरम से मैं जो एक ख़ास लेक्चर सीरीज़ का स्टार्ट कर रहा हूँ, ये पब्लिक सर्विस कमीशन के जो इम्तिहान हैं, CSS के जो इम्तिहानात होते हैं और इस तरह के दीगर इम्तिहानात की तैयारी के लिए ख़ास तौर पे मैंने डिज़ाइन किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि लेक्चरर्स की पोस्ट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करना ज़रूरी होता है सबसे नंबर 1 पर। और पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में आप लोग इस बात से बखूबी तौर पर आगाह हैं, इसके पैटर्न के हवाले से, इसके करिकुलम के हवाले से, कि यहाँ पर अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम के तहत मास्टर्स किया है तो MSc फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स आम तौर पे, और अगर आपने एनुअल सिस्टम से मैथमेटिक्स में MSc की है तो MSc पार्ट 1 के सब्जेक्ट से आम तौर पे सवालात मुंतखब किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो से सब्जेक्ट्स को आम तौर पे चुना जाता है सवालात के लिए, इनमें रियल एनालिसिस, नंबर 2 पर अलजबरा 1 और अलजबरा 2 यानी कि ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और वेक्टर स्पेसिस, नंबर 3 पर पॉइंट सेट टोपोलॉजी, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैकेनिक्स और वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस के कोर्सेज शामिल हैं। लेकिन इनमें से भी जो बल्क में जो क्वेश्चंस आती हैं, जिनकी रेशो तकरीबन 70% होती है, वो आमतौर पे एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, वेक्टर स्पेसिस और पॉइंट सेट टोपोलॉजी में से मुंतखब किए जाते हैं। तो इस सीरीज़ में हम ख़ास तौर पे जो एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा है, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और वेक्टर स्पेसिस के हवाले से मामलात को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इनकी तैयारी को आसान अंदाज के साथ कर सकें। मेरी कोशिश ये होगी कि यहाँ पर चीज़ों को मुकम्मल तौर पे तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, यहाँ पर उनका मैं एक ओवरव्यू दूँगा, ब्रीफ ओवरव्यू दूँगा, ताकि हम सब को थोड़े से वक्त में पूरे टॉपिक के मुतल्लिक एक मुकम्मल आगाही हासिल हो जाए। बाकी जो ग्रुप थ्योरी के मुतल्लिक डिटेल्ड लेक्चर्स हैं, उसके लिए मैं एक अलग सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ लेक्चर्स की। लेकिन बहरहाल इस वक्त की जो मामलात हैं पब्लिक सर्विस कमीशन और CSS के हवाले से, इम्तिहानात की तैयारी के ख़ास तौर पर हवाले से, इन लेक्चर सीरीज़ को जो डिज़ाइन किया जा रहा है, इसके अंदर हम हर एक टॉपिक का एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे और हर एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ हम MCQs को डील करेंगे। ज़ाहिर बात है, इनके स्ट्रक्चर में, पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के स्ट्रक्चर में MCQs का पैटर्न है। तो चलिए बात शुरू करते हैं। बात शुरू करने से पहले अगर आपको कोई सजेशन हो या आपको कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा उसका मुनासिब अंदाज में रिप्लाई करने का। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। हमने ग्रुप थ्योरी के सब्जेक्ट को चूज़ किया है पहले अपनी स्टडी के लिए। तो ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन आती है वो हमारे पास आती है कि ग्रुप से हम क्या मुराद लेते हैं। ये बात हम जानते भी हैं, ठीक है। अब ज़रा हम यहाँ पर एक इसका छोटा सा ओवरव्यू ले लें, ब्रीफ। हम क्या कहते हैं, ग्रुप से मुराद क्या होती है कि लेट G be a non empty set and star be a binary operation defined on G, ठीक है। G हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार हमारे पास क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है जो हमने किसके ऊपर डिफाइन किया है,
जी के ऊपर डिफाइन किया है। अब बाइनरी ऑपरेशन से क्या मुराद होती है? आप जानते हैं कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन, यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें कि बाइनरी ऑपरेशन से हम क्या मुराद लेते हैं कि एक स्टार हमारे पास फंक्शन होता है जिसका डोमेन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी क्रॉस जी, और कोड डोमेन हमारे पास कौन सा होता है? जी ही होता है। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन होता है। फंक्शन जब बोल दिया तो इसका मतलब क्या है कि दो खूबियाँ यहाँ पे ज़रूर होंगी। एक कि डोमेन हमारी सारी की सारी इस्तेमाल होगी, और दूसरा डोमेन का जो एलिमेंट हम एक मरतबा इस्तेमाल कर लेंगे वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये गुफ्तगू तो अब जारी कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कुछ बुनियादी बातें जान लेना, इसका मिजाज जान लेना बहुत ज़रूरी है। और वो ये है कि प्योर मैथमेटिक्स के हवाले से जितने भी कोर्सेज़ हैं, इनको स्टडी करते हुए हमें दो बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। एक कि सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो किस नौइयत के हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, और दूसरा कि जो बाइनरी ऑपरेशन है जो सेट के ऊपर डिफ़ाइन किया जा रहा है वो किस किस्म का है। जब तक ये दोनों बातें हमें मुकम्मल तौर पर वाज़िया नहीं होंगी, हम अपने क्वेश्चंस को अच्छे अंदाज में टैकल नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे ये बातें बताने का मकसद ये है कि हम यहाँ पे इन बातों के ज़रिए ग्रुप थ्योरी के कुछ ट्रिक्स सीखेंगे जो हमें हेल्प आउट करेंगे कि कम वक्त में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हम अपने आंसर्स को टैकल कर सकें। तो स्टार क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है जिसको बाइनरी ऑपरेशन का नाम दिए। बेसिकली क्या होता है? एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन कौन होगा? जी क्रॉस जी, और कोड डोमेन कौन होगा? हमारे पास जी होगा। एन मुमकिन है बताते हुए वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, लेकिन ये होगा कि जब आप इंशाल्लाह इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते ही आपकी वहाँ पे जो अटेम्प्ट की सक्सेस रेशो है वो ओबियसली आपकी बढ़ जाएगी। और अगर आपने इन बातों को एहतियात के साथ और ध्यान के साथ फॉलो किया तो मुझे कभी उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह ताला इस तरह के या सवालात में अपनी सक्सेस रेशो को अच्छे अंदाज में कर सकेंगे, बेहतर अच्छे अंदाज में उसको आप अटेम्प्ट कर सकेंगे और उसको मेंटेन कर सकेंगे। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि ग्रुप की डेफिनेशन से भी पहले कि सेट और सिस्टम में क्या फ़र्क है। सेट और सिस्टम में क्या फ़र्क है ये भी ज़रा देख लें। सेट एंड सिस्टम, बड़ी एक आसान सी इसकी मैं आपको बता देता हूँ। सेट से तो मुराद वही होता है कि एक नॉन एम्प्टी सेट अगर हम ले लेते, जैसे हमने कहा जी हमारे पास कोई सेट है, ये देखिएगा फ़र्ज़ कर लें जी हमारे पास क्या है, जी हमारे पास ये कोई एक सेट है, ये हमारे पास क्या है? एक सेट है। जो ही हम सेट के साथ किसी बाइनरी ऑपरेशन को एसोसिएट कर देते हैं तो फिर यहाँ से आउटकम में जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है उसको हम फिर सिस्टम बोलते हैं। उसको फिर हम क्या बोलते हैं? अब हम उसको होता तो सेट नहीं बोलते उसको, ठीक है, उसको फिर हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। और बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी सेट के साथ किसी बाइनरी ऑपरेशन को एसोसिएट कर देते हैं तो बनने वाला सिस्टम आपका क्या कहलाता है? अलजेब्राइक सिस्टम कहलाता है। तो क्या फ़र्क पता चला? सेट और सिस्टम में क्या फ़र्क है? सेट बस आपके पास रॉ एक मटेरियल है, ठीक है, लेकिन जब आप इस सेट के साथ किसी बाइनरी ऑपरेशन को एसोसिएट कर देते हो तो फिर आपके पास आउटकम में जो कुछ हासिल होता है उसको हम फिर क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। और अपने इस खास अंदाज में हम उसको अलजेब्राइक सिस्टम बोलते हैं, और आम तौर पर हम इसको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर से क्या मुराद हुई फिर कि एक ऐसा अनसिस्ट सेट जिसमें हम किसी बाइनरी ऑपरेशन को शामिल कर लें तो फिर यहाँ से जो कुछ हमें हासिल होता है, जो आउटकम हमें मिलती है, उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या बन जाता है? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इसी तरह से जो ग्रुप है, ग्रुप अब एक सेट नहीं है, ठीक है। जब भी एक जी नॉन एम्प्टी सेट अगर लें, स्टार हम उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन ले लें, ठीक है, तो अब यहाँ से अगर जी
में स्टार के तहत, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप जी सेट जी में बाइनरी ऑपरेशन स्टार के तहत अगर कुछ बातें हमें मुयस्सर आ जाएं तो फिर हम इस सेट को सेट नहीं बोलते, फिर हम इसको क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, ग्रुप है। और चूंकि बाइनरी ऑपरेशन की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी हुई है सेट जी के साथ, तो लिहाजा ये सारे का सारा जो अंदाज है ये किस में तब्दील हो जाएगा, एक अलजेब्राइक सिस्टम में तब्दील हो जाएगा। शुरू में जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, जब इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज आ जाएंगी तो फिर उसके बाद जो जवाब आएगा वो एक सेट नहीं रहेगा बल्कि वो क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा। और इस सिस्टम को हम आमतौर पे अलजेब्राइक सिस्टम या अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मुख्तसर लिख रहा हूँ कि जी इज सेट टू बी अ ग्रुप, जी इज सेट to be a group under binary operation star if, आप जानते हैं पहली बात क्या आ जाए कि अब देखिएगा आमतौर पर बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी ही होता है। ठीक है, आमतौर पर जब आप स्टार को बाइनरी ऑपरेशन कह देते हैं तो फिर आपको क्लोजर प्रॉपर्टी को अलहदा से बयान करने की कतई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आम तौर पे किताबों में वो ग्रुप को डिफ़ाइन करते हुए स्टार को बाइनरी ऑपरेशन भी मानता है और 4 खुसूसियत कहता है कि क्लोजर लॉ, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। जबकि एक्चुअल बात क्या है कि जब आपने स्टार को बाइनरी ऑपरेशन मान लिया तो फिर अब आपको क्लोजर प्रॉपर्टी की अलहदा से स्टडी करने की ज़रूरत नहीं, अलहदा से स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर हम इसलिए क्लोजर लॉ को नहीं लिख रहे बल्कि हम कहाँ से बात शुरू कर रहे हैं कि हमारे पास एसोसिएटिव लॉ हासिल हो जाए, एसोसिएटिव लॉ हमें हासिल हो जाए, यानी कि जी जोन से सेटिस्फाई करे किसको, एसोसिएटिव लॉ को। और इसके मुताबिक क्या होता है कि ए स्टार बी स्टार सी किसके बराबर होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। इससे हम बखूबी वाकिफ हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ जाती है कि हमारे पास आइडेंटिटी हासिल हो जानी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब है कि हमारे पास एसोसिएटिव लॉ के बाद जो अहम तरीन प्रॉपर्टी है, अब याद रखिएगा आइडेंटिटी एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी ग्रुप की डेफिनेशन के लिए मेरे हिसाब से बैकबोन की हैसियत रखती है। ठीक है, अब आइडेंटिटी एलिमेंट से मुराद क्या है कि सेट में से एक ऐसा एलिमेंट मुंतखब करना जिसमें ख़ास किस्म की प्रॉपर्टी हो, और वो क्या प्रॉपर्टी हो कि जब कभी भी आप ग्रुप के एक एलिमेंट फर्ज के लिए मैंने ए लिया, ए को मैंने ई के साथ बाइनरी ऑपरेशन के तहत एसोसिएट किया, इज इक्वल्स टू ई स्टार ए। दोनों सूरतों में आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, और ये बात ट्रू होनी चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो फिर हम कहते हैं देन जोन सा है हमारे पास ई जोन सा है, ये हमारे पास क्या बन जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है। ई हमारे पास क्या बन जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। याद रखिएगा ए स्टार ई, यहाँ अगर ये बात इसका मतलब होता है कि लेफ्ट आइडेंटिटी, ई स्टार ए का मतलब क्या होता है, राइट आइडेंटिटी। जब दोनों राइट से और लेफ्ट से हमारे पास दोनों आइडेंटिटीज मुयसर आ जाती हैं तो फिर हम ई को बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या मकसद है, ई के अंदर क्या खूबी होनी चाहिए कि ये ग्रुप जी में से, अभी ग्रुप नहीं हम बोलेंगे, सेट जी में एक ऐसा एलिमेंट हमें ज़रूर मिलना चाहिए, और ये फिक्स एलिमेंट है। ये क्या है, फिक्स एलिमेंट है कि जी के जब भी किसी एलिमेंट को हम बाइनरी ऑपरेशन स्टार के तहत एसोसिएट करें, चाहे लेफ़्ट से करें चाहे राइट से करें, तो आंसर में वो एलिमेंट हमारे पास खुद ही आना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, इस सूरत में ई को हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है सेट जी में। ठीक है, याद रखिएगा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या आ जाती है, इनवर्स की एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स
of each element एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी आप किसी ए को किसी एलिमेंट बी के साथ स्टार के तहत कंबाइन करें, चाहे लेफ्ट से करें चाहे कहाँ से करें, राइट से करें, तो आंसर आपके पास क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो उस सूरत में हम बोलते हैं कि ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्सिस हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्सिस हैं। पहली बात कि हमें इस तरतीब को बरकरार रखना लाजमी है। मतलब ये है कि हम जब भी हमसे कभी कोई पूछे तो हम इनवर्स को आइडेंटिटी से पहले बयान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनवर्स के लिए आपने देखा कि आइडेंटिटी का होना ज़रूरी है। तो लिहाजा इनवर्स की जो रैंकिंग होगी, इनवर्स की जो इंडेक्सिंग होगी, वो लास्ट में होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट की इंडेक्सिंग इससे ऊपर होगी। क्लोजर लॉ को हमने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि स्टार चूँकि ख़ुद बाइनरी ऑपरेशन है और बाइनरी ऑपरेशन का मतलब दरअसल क्लोजर लॉ की ही आइडेंटिटी की अप्रूवल होती है। तो लिहाजा एक ऐसा सेट जिसमें 3 खूबियाँ आ जाएं, अगर एक स्पेशल हम अगर पूरी बात करते हैं, अगर हम एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं और उसके साथ हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, अब अगर इसमें 3 खूबियाँ आ जाएं, एक कि इसके अंदर एसोसिएशन आ जाए उस ऑपरेशन के तहत, फिर इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल जाए और इनवर्स हर एलिमेंट का मिल जाए, तो फिर हम बोलते हैं कि जी हमारे पास क्या बना देता है? ग्रुप बना देता है। जी हमारे पास क्या बना देता है? ग्रुप बना देता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट और अहम तरीन प्रॉपर्टी यहाँ से ये है कि अगर ग्रुप में स्टार का ऑपरेशन हमारा कम्यूट कर जाए, अगर यहाँ से नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारे पास आती है वो हमारे पास क्या आती है? अबेलियन ग्रुप की। ये हमारे पास कौन सी आती है? अबेलियन ग्रुप की। हम अ ग्रुप जी इज अबेलियन इफ क्या खूबी आ जाए कि ए स्टार बी बराबर हो जाए किसके? बी स्टार ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो हम कहते हैं कि जी हमारे पास क्या हो गया? अबेलियन ग्रुप हो गया। यानी कि जब भी ग्रुप में, इसका मतलब ये हुआ अबेलियन ग्रुप होने के लिए पहले जी ग्रुप हो, पहले जी क्या हो? ग्रुप हो। अगर जी ग्रुप है तो फिर हम अबेलियन की बात करेंगे। और वो क्या बात हम कर रहे हैं कि अगर स्टार का ऑपरेशन कम्यूट कर जाए, स्टार का ऑपरेशन क्या कर जाए? कम्यूट कर जाए, यानी कि अगर ए स्टार बी किसके बराबर आ जाए? बी स्टार ए के बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं कि ग्रुप हमारे पास क्या है? अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, यहाँ से हम अपनी सारी की सारी स्टडी को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, एक अबेलियन ग्रुप्स और दूसरा नॉन अबेलियन ग्रुप्स। दूसरा कौन सा है? नॉन अबेलियन। नॉन अबेलियन ग्रुप से क्या मुराद है? जब हमारा स्टार का बाइनरी ऑपरेशन कम्यूट नहीं करता, ख्वाह किसी 2 एलिमेंट के लिए ना करे, तो उस सूरत में ग्रुप का दर्जा किस में तब्दील हो जाएगा? नॉन अबेलियन ग्रुप में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? अगर हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स, अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या कहेंगे? यहां चले इस तरफ हम बाद में आते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप्स की गुफ्तगू करने से पहले हम अभी तक की गुफ्तगू को ज़रा समराइज़ करते हैं इन रिमार्क्स के अंदर। ठीक है, ये असल इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। पहला ट्रिक ये है, या पहला फैक्ट क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज यूनिक इन आ ग्रुप जी। पहली बात कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा किसी ग्रुप में क्या होगा? यूनिक होगा, एक बात। दूसरी बात, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट
इन अ ग्रुप G इज यूनिक। दूसरी बात, बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात हमने क्या की है कि ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या होगा, यूनिक होता है। दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं, ग्रुप में हर एलिमेंट का इन्वर्स क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट के हमें दो इन्वर्सेस मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि एक लिखी हुई बात को देखकर वहां से ये मीनिंग निकाल लेना कि इसका क्या मतलब है, वो बात हम देखने लगे हैं। तीसरी बात ये है कि इफ अगर स्टार का ऑपरेशन हमारे पास एडिशन का होगा, अगर स्टार का ऑपरेशन हमारे पास कौन सा हो, एडिशन का होगा, देन इनवर्स ऑफ A is denoted by -A। नंबर 3 पॉइंट क्या है हमारे पास, अगर बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास एडिशन का हो, याद देखिएगा ये ऑर्डिनरी एडिशन है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो फिर हम हर एलिमेंट के, अगर एलिमेंट ए है तो उसके इनवर्स को किससे डिनोट करेंगे, -A से। और अगर स्टार में हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो फिर हम हर एलिमेंट ए के इनवर्स को किससे डिनोट करेंगे, ए इनवर्स से, ए इनवर्स से, यानी कि ए के ऊपर -1 डाल देंगे। बाकी बाइनरी ऑपरेशंस क्या होती हैं, किस तरह इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम कैसे हासिल करते हैं, नए बाइनरी ऑपरेशंस हम कैसे बना सकते हैं, ये सारी की सारी गुफ्तगू इंशाल्लाह जो सी है हम अपने ग्रुप 3 के जो प्रॉपर कोर्स के हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर हम इन तमाम बातों को बयान करेंगे। नंबर 5 बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इफ वेन एवर A डॉट बी इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ हो, A डॉट बी किसके बराबर लिखा हुआ हो, 1 के बराबर लिखा हुआ हो, तो इस यहां से ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, दिस इंप्लाइज दैट A एंड B आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 5 पॉइंट कि जब कभी दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट 1 के बराबर आ जाए, ठीक है, ग्रुप के अंदर, ये बात कहां पे हम कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन हमें क्या गाइड कर रही है कि ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सेस हैं। ए और बी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सेस हैं। इसी तरह से नंबर 6 पॉइंट है, नंबर 6 पॉइंट देखिएगा, इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0, अगर ये इक्वेशन हमें लिखी हुई मिले, इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो इसके मीनिंग्स भी क्या होंगे, इंप्लाइज दैट a एंड b आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। फर्क क्या आया नंबर 5 और नंबर 6 पॉइंट में, 5 और 6 में क्या फर्क आ रहा है, 5 में इक्वेशन में बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है और 6 में बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का इस्तेमाल हो रहा है। बाइनरी ऑपरेशन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, एडिशन का इस्तेमाल हो रहा है। तो लिहाजा जो नंबर 5 और नंबर 6 पॉइंट्स हैं, इन्हें आपने कतई नहीं भूलना और हमेशा इनको अब याद रखना है कि जब कभी भी इक्वेशन इक्वल टू 1 आ जाए अगर प्रोडक्ट की सूरत में, या अगर इक्वेशन इक्वल टू 0 आ जाए एडिशन के ऑपरेशन के तहत, तो इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर इनके किसकी बात कर रहे हैं, इनवर्सेस की बात कर रहे हैं। नंबर 7 पॉइंट, एवरी group is either
एबिलियन और नॉन अबिलियन। हर ग्रुप या तो किस दर्जे में होगा, अबिलियन ग्रुप में होगा, या फिर किस दर्जे में होगा, हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप में होगा। ठीक है, कि अगर किसी ग्रुप के मुतालिक हमें मालूम हो गया कि ये अबिलियन है तो फिर डेफिनेटली वो नॉन अबिलियन नहीं हो सकता, और अगर कोई ग्रुप नॉन अबिलियन है तो उसके मुतालिक हम कभी भी ये बात नहीं कर सकते कि ये ग्रुप हमारे पास क्या है, अबिलियन है। ठीक है, अब हम डिफाइन करते हैं नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन में। अब यानी कि अभी तक की हमने जो गुफ्तगू की है इसमें हमने ग्रुप के एलिमेंट्स को, ग्रुप के अंदर जो कंडीशंस हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश की है। एक बात तो जब भी ग्रुप का लफ्ज़ ज़हन में आ जाए हमेशा याद रखना है कि ये कैसा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन शामिल है। तो नंबर 7 पॉइंट में इसी हवाले से लिख रहा हूं कि अ ग्रुप is an algebraic system with only one binary operation। याद रखिएगा जितने भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो ग्रुप का स्ट्रक्चर है ये कैसा अलजेब्राइक सिस्टम है जिसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही बाइनरी ऑपरेशन होगा, जिसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही क्या होगा, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ आ ग्रुप। बहुत अहम ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। ग्रुप के ऑर्डर से क्या मुराद है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स of a group G is called order of G, कि G में जितने एलिमेंट्स होंगे उनकी तादाद को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप का ऑर्डर। नोटेशन देखिएगा, इसके लिए जो हम आमतौर पे दो नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, एक नोटेशन होती है हमारे पास जी मॉड, और आमतौर पे दूसरी कौन सी होती है, ओ ऑफ जी, जी मॉड या ओ ऑफ जी, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर। अब ऑर्डर की बुनियाद पर हम ग्रुप को मजीद दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले हमने बाइनरी ऑपरेशन की कॉम्यूटेटिविटी की बुनियाद पर ग्रुप्स को दो हिस्सों में तकसीम किया। कौन कौन से थे, एक अबिलियन और दूसरे कौन से थे, नॉन अबिलियन। कि अगर बाइनरी ऑपरेशन हमारा कम्यूट कर जाता है तो ग्रुप हमारा क्या कहलाता है, अबिलियन, अदरवाइज ग्रुप हमारा क्या कहलाता है, नॉन अबिलियन। इसी तरह से ऑर्डर की बुनियाद पर, ग्रुप के ऑर्डर की बुनियाद पर हम ग्रुप्स को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक फाइनाइट और दूसरा हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि फाइनाइट ग्रुप्स और दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, इनफाइनाइट ग्रुप्स। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स, जरा देखिएगा, फाइनाइट ग्रुप से हम क्या मुराद लेंगे, ग्रुप फाइनाइट कब होगा, इफ जी हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर जी के सेट में, जी के सेट में अगर एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट हो जाए, क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए, तो फिर हम जी को क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, फाइनाइट ग्रुप है। या
और दूसरा अहम नाम या इसका जो जाना जाता है वो क्या जाना जाता है, और जी हैज़ फाइनाइट ऑर्डर। जो बात मैंने अभी आपसे की थी कि ऑर्डर की बुनियाद पर भी हम जी को दो हिस्सों में देखो ना, जहां पर याद रखिएगा एलिमेंट्स की तादाद की गुफ्तगू आ जाएगी ग्रुप थ्योरी में, तो दरअसल यहां हम किसकी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ऑर्डर की गुफ्तगू कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि समझने के लिए, जैसे हमने पहले बाइनरी ऑपरेशन में कॉम्पिटिटिविटी की बुनियाद पर ग्रुप्स को दो क्लासेस में हमने डिवाइड किया, एक अबेलियन और दूसरे नॉन अबेलियन, इसी तरह से ऑर्डर की बुनियाद पर या नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बुनियाद पर हम ग्रुप्स को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक फाइनाइट ग्रुप्स कहलाती हैं और दूसरे क्या कहलाते हैं, हमारे पास इनफाइनाइट ग्रुप्स कहलाती हैं। फाइनाइट ग्रुप से क्या मुराद है, ऐसे ग्रुप जिनमें एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट हो, तो ये ग्रुप हमारे क्या कहलाते हैं, फाइनाइट ग्रुप कहलाती हैं, या इनका दूसरा नाम क्या होता है, और जी हैज़ अ फाइनाइट ऑर्डर। अदरवाइज ग्रुप जी is called infinite group or we say that G has infinite order। अदरवाइज का मतलब क्या है, अगर ऐसा ना हो, तो फिर हम जी को क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप है, या हमारे पास हम क्या कहते हैं, जी हैज़ इनफाइनाइट ऑर्डर। तो यहां से जो बात अब हमने सीखनी है वो क्या सीखनी है कि अगला रिमार्क क्या है हमारे पास, कि एवरी ग्रुप is either finite or infinite। Every group is either finite और इनफाइनाइट। ठीक है, हर ग्रुप या तो क्या होगा, फाइनाइट होगा, या फिर वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब यहां से एक बात हम और समझ लें कि जब कभी भी लिटरेचर में हमें लिखा हुआ ये मिल जाए कि लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, तो इसका मतलब क्या होगा कि जी में एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट है, जी में एलिमेंट्स की तादाद क्या है, फाइनाइट है। या आपको अगर लिखा हुआ लिटरेचर में ये मिल जाए कि लेट जी बी अ ग्रुप विद इनफाइनाइट ऑर्डर, विद इनफाइनाइट ऑर्डर, तो अब यहां पे मतलब क्या होगा कि ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की जो तादाद है वो क्या होगी, हमारे पास इनफाइनाइट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बाइनरी ऑपरेशन में कम्यूटेटिविटी और ग्रुप में एलिमेंट्स की तादाद की बुनियाद पर गुफ्तगू करें, तो हमारे पास चार तरह की क्लासेस आती हैं। हमारे पास कितनी किस्म की क्लासेस आती हैं, चार तरह की क्लासेस आती हैं। आइए देखते हैं। क्लासिफिकेशन of groups based on order property and commutative law।
अब हम इस गुफ्तगू में ये देखने लगे हैं कि ग्रुप्स को अभी तक की गुफ्तगू में हमने जितनी बातें पढ़ी उसको समराइज कर रही हैं यहाँ चंद लाइनों में कि कॉम्यूटेटिविटी और ऑर्डर की बुनियाद पर हम ग्रुप्स को 4 क्लासेस में जो सा है वो तकसीम करते हैं। क्लास 1 फाइनाइट एंड abelian groups, class 2 finite and non abelian groups, class 3 infinite and abelian groups, और क्लास 4 infinite and non abelian groups। कौन सी 4 क्लासेस हैं? पहली क्लास कौन सी है? फाइनाइट एंड अबेलियन ग्रुप्स। ऐसा ग्रुप जो फाइनाइट भी हो और अबेलियन भी हो। दूसरी क्लास कौन सी है? फाइनाइट एंड नॉन अबेलियन ग्रुप्स, कि वो ग्रुप्स जो फाइनाइट भी हों लेकिन साथ साथ क्या हो? नॉन अबेलियन हो। तीसरी क्लास कौन सी है? इनफाइनाइट एंड अबेलियन ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स जो हमारे पास इनफाइनाइट हो लेकिन क्या हो? अबेलियन हो। और चौथी क्लास वो ग्रुप्स विच आर बोथ इनफाइनाइट एंड नॉन अबेलियन ग्रुप्स। यानी कि अभी तक की गुफ्तगू के मुताबिक हमारे पास इन 4 के अलावा कोई 5वीं क्लास पॉसिबल नहीं है ग्रुप्स के हवाले से। ठीक है, पहली क्लास में वो ग्रुप्स शामिल किए जा रहे हैं जिनमें 2 खूबियां हों, एक वो फाइनाइट हों, साथ साथ वो क्या हों? अबेलियन हो। दूसरी क्लास में फाइनाइट ग्रुप्स वो लिए जा रहे हैं जो नॉन अबेलियन हो। तीसरी क्लास में उन इनफाइनाइट ग्रुप्स की गुफ्तगू की जा रही है जो कि अबेलियन है। और चौथी क्लास में हम इनफाइनाइट और नॉन अबेलियन ग्रुप्स को क्या कर रहे हैं? शामिल कर रहे हैं। ठीक है, कल के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला इन चारों ग्रुप्स के हवाले से एग्जाम्पल्स को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे और एक हम फ्लो चार्ट सा बना लेंगे कि जहां से हम इनकी बुनियादी खसूसियात को देख कर फौरी तौर पर अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस ग्रुप में बुनियादी तौर पे कौन कौन सी खूबियां मौजूद हैं। याद रखिएगा कि जब भी आपने किसी ग्रुप के मुताल्लिक कुछ एनालिसिस करना है तो सबसे पहले आपको जिन 2 बुनियादी बातों का मालूम होना ज़रूरी है वो क्या हैं? एक कि क्या ग्रुप अबेलियन है या नॉन अबेलियन है, और दूसरा कि क्या ग्रुप फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह ताला इसके कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए इन सारी बातों को हम विजुलाइज करेंगे और फिर हम इनसे रिलेटेड कुछ MCQs को सॉल्व करेंगे जो हमारी इस स्टडी के ऊपर हमारी जो ग्रिप्स है उसको क्या करेगी? मजबूत करेगी। होपफुली कि आपको ये बातें आज की अंडरस्टैंड हुई होंगी, समझ आई होगी। अगर इनमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि मैं फिर कोशिश करूँगा कि आपको अप्रोप्रिएट वे के साथ उनको आंसर्स को रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू।